सीजल के बारे में जब आप जाने तो क्या लगा आपको पहली बार में कि क्या आप इसको क्रैक कर सकते हैं या इसमें वक़्त लगेगा? सर मुझे ये पता था कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं उसको टाइम देना पड़ेगा प्रॉपर्ली। हुँ, तो मैंने जब उस चीज़ को शुरू किया तो जब जैसे-जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ हुँ, तो मुझे ये लगता गया कि हाँ, मैं इसको कर सकती हूँ घर से, प्रॉपर्ली अच्छे से कर सकती हूँ। हुँ, तो फिर मैंने उस पे और टाइम देना शुरू किया हुँ। और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल प्रॉपर उसी वे में कर लिया कि हाँ, मुझे इसे इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना है। तो अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि घर पर पढ़ाई नहीं होती है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, कोई ना कोई आते रहता है, ठीक है? गेस्ट को भी अटेंड करना, चूँकि लड़की हैं आप तो खाना बनाना, बाकी चीज़ें करना, ठीक है? तो ये कैसे मैनेज किया आपने? सर, घर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई घर से ही की है। मैंने इवन लाइब्रेरी भी जॉइन नहीं की कभी भी। हुँ, पूरा प्रिपरेशन, मॉक्स सब कुछ मैंने घर से ही किया है। और रही बात, मेरी मम्मी काफ़ी सपोर्टिव थी, इवन मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने कभी इस तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला मेरे पे हुँ। कि घर का कोई काम करना है या कुछ भी। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आराम से पढ़ाई करो, कोई इश्यू नहीं है। तो मतलब उस माइंडसेट के आपके परिवार में लोग नहीं हैं कि नहीं, नहीं तुम लड़की हो तो घर का काम करो, चूल्हा-चौका करो, ठीक है? चाहे पढ़ाई कर रही हो, नहीं कर रही हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। नहीं सर, उनकी आपको फ्री प्रायोरिटी दे थी। दिया गया था कि आप अपनी पढ़ाई करो और आप अपने हिसाब से अपने आप को शेप अप करो। जी। और चूँकि 10th और 12th के मार्क्स भी काफ़ी शानदार थे, तो परिवार को एक विश्वास था कि लड़की आगे कुछ कर लेगी। जी। ठीक है, तो जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन फैमिली का रिएक्शन क्या था? सब बहुत खुश थे। रात में रिज़ल्ट आया तो मैंने हुँ, तो किसी को नहीं जगाया था। हुँ, मैं बस अपना रिज़ल्ट देख के बैठ गई थी। फिर पापा खुद ही उठे, उनको बताया तो वो काफ़ी खुश हुए। फिर सबको पता चला सुबह, हुँ। तो सभी काफ़ी खुश थे। तो क्या लगा था आपको पहले कौन-सा पोस्ट मिलेगा? सर मैंने एएसओ डाली थी सबसे पहले। एएसओ के तुरंत बाद मैंने यही पोस्ट ऑप्ट की थी क्यों असिस्टेंट की। रीज़न क्या है असिस्टेंट इन एमईए चूज़ करने का? सर मुझे मतलब कि ऑफ़िसर लेवल की पोस्ट नहीं चाहिए थी। मतलब कि एएसओ के बाद मैंने ये जो एग्ज़ामिनर वगैरह होते हैं और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया और क्या कहते हैं ये एक्साइज़ इंस्पेक्टर वगैरह, मैंने इन सारी पोस्ट को हटा के मैंने फिर ये असिस्टेंट वाली पोस्ट कितना डाली रैंक है थी। आपका? मेरी 3346 रैंक है। ओके, तो फिर आपने असिस्टेंट इन एमईए पद जो है वो जी। चूज़ किया था आपने। ठीक, थोड़ा-सा एक बार हम लोग जानते हैं एसएससी की तैयारी के बारे में कि कैसे आपका ये जर्नी सीजल के साथ में शुरू हुआ, ठीक है? कब आपने तैयारी शुरू की और इसके साथ में आपने कौन-कौन सी परीक्षाएँ के फॉर्म और भरे थे आपने? सर मैंने ये जो प्रिपरेशन शुरू की थी वो जून 2023 में शुरू की थी। पहली बार आपने सरकारी नौकरी की तैयारी 2023 से शुरू हाँ, किया जून आपने। 2023 में मैंने बैच लिया था और हुँ, तभी से शुरू की थी मैंने प्रिपरेशन। हुँ, और उसके बाद से 1 साल की पूरी प्रॉपर मैंने हुँ, प्रिपरेशन की थी। हुँ, एंड मैंने सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम के डाले थे फॉर्म, सीएचएसएल एंड सीजीएल। हुँ। और जिसमें सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है और सीएचएसएल का जब पोस्ट प्रेफ़रेंस आया था तो मैंने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि सीजीएल के मार्क्स मुझे पता चल गए थे तो तो सीट लगा उसकी कि उसमें बेकार है और सीट वेस्ट करना बेकार है तो आपने छोड़ इसलिए। दिया। ठीक है, अगर हम सीजल की तैयारी की बात करें तो हमारे बारे में आपको दोस्त ने बताया, ठीक है? हुँ। तो आपने वहाँ से डेमो क्लासेस ली सारी शुरू की। तो एक-एक करके हम इसमें चलते हैं और सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी अपन जानते हैं। ओके। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की? पूरा डिटेल में बताइए, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के मेंस लेवल तक पूरा सफ़र। सर मैंने मैथ्स के लिए आपका ही बैच लिया था, मैंने लाइव बैच लिया था हुँ, 9.0 वाला। तो आप दिन में डेली 2 क्लासेस लेते थे, अरिथमेटिक प्लस एडवांस, एक हुँ, अरिथमेटिक की, एक एडवांस की। तो मैं दोनों ही लाइव अटेंड करती थी प्रॉपर और दोनों को कंप्लीट करने के बाद उसी दिन रिवाइज़ भी करती थी। जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चंस करवाए मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से लगाया हुँ, और प्लस बुक से प्रैक्टिस भी करती थी। हुँ, मैंने प्रैक्टिस और मॉक्स दोनों साथ में चलाए हैं। जैसे कि हुँ, मेरा कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मैंने उसी का चैप्टर वाइज़ मॉक दे लिया, हुँ। टाइम कवर करने के लिए अपना। और ऐसे ही मैंने पूरा बैच आपका लाइव कंप्लीट किया है प्री वाला। इसमें एक बात है कि लाइव बैच में बच्चों को कभी-कभी सुना भी देता हूँ। हाँ। तो क्या आपको कभी डाँट मिली है? मैंने कभी कमेंट नहीं किया। अच्छा। किसी भी बैच में कभी भी कमेंट नहीं किया लाइव क्लास में। मुझे ऐसा लगता था आप देखेंगे ही नहीं तो करने का फ़ायदा नहीं। मैं देखेंगे नहीं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सर मुझे ऐसा कभी डाउट आया नहीं क्योंकि आप हमेशा डाउट एकदम क्लियर करके ही चलते थे और जो हुँ, 1-2 होते भी थे तो वो कोई ना कोई पूछ लेता था तो वो क्लियर हो जाते थे। हो जाते तो थे। ऐसे मुझे कभी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमेशा मतलब आपने कुछ मॉक्स भी दे रखे थे अपने चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी दे रखे थे एप्लीकेशन के हाँ, अंदर में। एप्लीकेशन पे मैंने वो भी सारे अटेम्प्ट किए थे। मतलब एप्लीकेशन में हम 3 चीज़ें देते हैं, क्लासरूम शीट, हुँ, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट और साथ में टेस्ट। तो आपने इनमें इन चारों में से मतलब कौन-कौन चारों से? किया था। सारे आपने किए। आपने जैसे कि कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया तो हुँ, मैंने उसकी क्लासरूम शीट दोबारा से लगाई थी, हुँ, उसकी प्रैक्टिस शीट पूरी लगाई थी, हुँ, जो नहीं आते थे उसको सॉल्यूशन से देख लेती थी हुँ। और फिर मैंने टेस्ट भी अटेम्प्ट किए थे। जो प्रैक्टिस शीट हम अलग से बच्चों को देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो कितना फ़ायदेमंद रहा आपके लिए? वो सर मैंने प्री वाले बैच में आपने जितनी भी दी थी मैंने सारी लगाई थी। मेंस की थोड़ा टाइम कम था तो मैं कुछ सब्जेक्ट अभी कुछ हम चैप्टर मेंस के पर लगा भी पाए आएँगे। थे। अभी हम लोग हाँ, चैंपियंस 9.0 पर हैं। तो मैंने उसमें सारी लगाई थी, वो काफ़ी हेल्पफुल थी। मतलब आप जो क्लासरूम शीट में क्वेश्चन करवाते थे, प्रैक्टिस शीट में थोड़े अलग क्वेश्चंस होते थे, हाँ, थोड़े एडवांस लेवल के होते थे, जो बिल्कुल, मतलब कि कुछ ही लोग सॉल्व कर पाते थे, तो कर मैं पाते थे। वो आपको दूसरी लेवल पे ले जाता है। इसके पीछे का रीज़न भी हमारा माइंडसेट जो था वो ये था कि कई सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं सर आपने तो ये नहीं कराया, सर आपने तो ये नहीं कराया और हमें ये बात पता है कि अगर हम सारी चीज़ें अगर कराने लग जाएँ तो वो 1 साल की जगह 2 साल का बैच जाएगा। तो हमने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा दिया जिसके आधार पर आप बना सकते हैं। तो जो हमारे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं, जो हमारे बार-बार पूछे जा रहे हैं वो तो हमने क्लास में करा दिए और जो थोड़े से आड़े-टेढ़े सवाल हो गए तो वो सारा का सारा हम लोग प्रैक्टिस शीट में दे देते थे विद सॉल्यूशन कि अगर एक समझदार बच्चा है तो वो वहाँ से पढ़ करके उसको पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकता है। तो उससे आपको काफ़ी मदद मिली। जी। थोड़ा मुश्किल लगता होगा प्रैक्टिस शीट बनाना। हाँ, लेकिन जब वो बन जाती थी तो एक चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का आता था कि हाँ, अब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। क्या बात है! और उसके बाद में जो यूनिट टेस्ट हम छोटे-छोटे देते हैं हर जी। एक चैप्टर का,
तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया आपने? सर वो मुझे टाइम कवर करने में काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि उसमें जो टाइम की बाउंडेशन होती है कि हाँ आपको इस चैप्टर को मतलब कि इस पूरे टेस्ट को इतनी टाइम में कंप्लीट करना है, तो उससे प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प मिली कि किस क्वेश्चन को कितनी जल्दी बनाना है, कौन से क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाना है, क्योंकि आप हर क्वेश्चन के 2 मेथड बताते थे, एक तो पूरा बेसिक और एक छोटा शॉर्ट वाला। हाँ। तो अब उसमें जब हमने टेस्ट दिया तो हमें समझ में आया कि हमें कौन से टाइम पे कौन सा अपना जो मेथड है उसको लगाना है ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाए। तो वो उस चीज़ में काफ़ी हेल्प किया पहला उसने। वाला जो मेथड होता था वो क्वेश्चन से फ्रेंडली कराने के लिए होता था कि तुम समझ लो कि कहना क्या चाहता है, और दूसरा समझ लो कि उड़ाना कैसे है। तो वो पूरा फ़ायदा आपको मिला वहाँ पे। फिर उसके बाद में आपने मैथ्स को कैसे कंटिन्यू रखा मेंस तक में, आगे की पढ़ाई कैसे की? सर अप्रैल में लगभग बैच खत्म हो गया था और सितंबर में हमारा फ्री था। तो फिर उसके बाद मैंने अपना मोस्टली सिर्फ जो क्लासरूम शीट थी, मैंने हर टॉपिक की उसको दोबारा से रिवाइज़ करना शुरू किया। मैंने हर क्लासरूम शीट को लगभग 4 से 5 बार रिवाइज़ किया है पूरा, खुद से लगाया और 2-3 बार प्रैक्टिस शीट्स लगाई हैं सारी। तो वो जो टाइम बचा था मेरा बैच खत्म होने से लेके प्री के बीच में, तो उसमें मेरे सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज़ हो गए थे और प्लस आपकी बुक से मैंने प्रैक्टिस की थी। कौन सी बुक थी आपके पास? सीजल वॉरियर मैंने ले ली थी, तो मैंने सीजल वॉरियर को पूरे अच्छे से लगाया था और आपकी शीट्स से लगाई थी। ठीक है। फिर बाद में रिवीजन के लिए आपने कैसे? रिवीजन के लिए मैंने फॉर्मूला बुक ली थी, एग्जाम से पहले ही ली थी, कुछ टाइम पहले ही। तो मैंने उससे सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया था। क्या तरीका है फॉर्मूला बुक पढ़ने का? महक कैसे पढ़ती है फॉर्मूला बुक? सर फॉर्मूला बुक पढ़ने का मेरा ये है कि मैंने जैसे कि मुझे कुछ भी रिवाइज करने से कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेस्ट, उसमें ट्रिग्नोमेट्री जैसे मुझे रिवाइज करनी है तो उसमें बस एक बार सारे मैंने फॉर्मूलेस देख लिए, और उसमें एक बेस्ट चीज़ें जो आप प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं आप, और जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो उस एग्जांपल में मिल जाते हैं। तो अगर कोई पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पा रहा है तो वो सिर्फ कुछ पेजेस पढ़ के ही अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकता है, विद क्वेश्चंस के साथ कर सकता है। क्वेश्चंस के साथ कर सकता हाँ, है। तो ये सबसे अच्छा तरीका असल है। में आज से 2 साल पहले मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो एक कैंडिडेट का ही सजेशन था कि सर फॉर्मूला बुक में फर्स्ट एडिशन में सिर्फ आपने इतने फॉर्मूले दे दिए हैं कि हम लोग परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, अगर एक एक एग्जाम्पल भी रहे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा रिलेट करने के लिए। और जब सेकंड एडिशन हमने निकाला, सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने डाला, तो उसने अलग ही मतलब काम कर दिया, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें। बहुत ऐसे लोग हैं अब आजकल अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करते हैं, सिर्फ उसको रिवाइज करके चले जैसे कि जाते हैं। सर एक नंबर सिस्टम टॉपिक है, उसके नोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके लेक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, पर फॉर्मूला बुक में आपने जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चंस हैं अपने आप में, और उसमें पूरा अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम बहुत कम टाइम में रिवाइज हो सकता है। तो वो काफ़ी अच्छे कुछ टॉपिक्स आपने उसमें दे रखे हैं जो बहुत आराम से रिवाइज हो जाते हैं। तो बहुत फ़ायदा पहुंचाता है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने पड़ते। ओके। चलिए बढ़िया। फिर उसके बाद आगे मेंस की तैयारी कैसे की मैथ्स के आपने? उसके बाद सर मेरा जब फ्री हो गया तो उसके बाद फिर मैंने मेंस बैच परचेज किया था, कॉम्बो ले मेंस बैच भी लिया था आपने? कॉम्बो कौन से लिया वाला? था मेंस जो कॉम्बो बैच हुआ था ना अभी आपका 2024 वाला आपने जो करवाया अच्छा, था। इस साल के 24 वाला आपने लिया इसी था? साल वाला लिया था। ठीक है। और उसको आपने आप जैसे करवाते गए मैं पूरा साथ में कंप्लीट करती गई। आपने लास्ट में करवा दिया था कंप्लीट, दिसंबर में कंप्लीट हो गया था हमारा बैच, तो मेरा भी साथ में कंप्लीट उसकी हो गया फेयरवेल था। क्लास आपने अटेंड की थी? हाँ, वो भी की थी थोड़ा attend। रोना वोना आया होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैंपियंस बैच एंड मेंस बैच? हाउ कैन यू रेट? बहुत डिफरेंसेस है। अगर कोई भी बेसिक से कर रहा है तो वो मेंस में कुछ भी, मेंस वाले बैच में उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप उसमें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का करवाते हैं। और इनफैक्ट जब मैंने भी आपने अलजेब्रा से शुरू किया था वो बैच, तो जब मैंने पहली क्लास ली तो ऐसा लगा कि अलजेब्रा हमने पढ़ा ही नहीं है चैंपियंस बैच में। उसमें बिल्कुल आपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए। और अगर किसी ने मेंस बैच अच्छे से कर लिया तो फिर वो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस कर सकता है। उसमें आपने जो ट्रिक्स बताई हैं, जो शॉर्टकट्स बताए हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए मेंस को टैकल करने के लिए। देखिए, चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं और आपने दोनों बैच से पढ़ा हुआ है, तो हमारे बच्चों का शुरू में ये क्या नाम रहता है कि आप शुरू में ही मेंस वाले सारे क्वेश्चन चैंपियंस में क्यों नहीं डाल देते? तो इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसा मैं क्यों नहीं करता हूँ, वो आप बताओ। सर क्योंकि फिर बहुत डीमोटिवेट हो जाएंगे लोग। मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि चैंपियंस में आप बिल्कुल बेसिक से करवाते हैं और मेंस में आप उस लेवल का करवाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा तो हम वो छोड़ेंगे नहीं, भले ही थोड़ा टाइम ले लें बनाने में, लेकिन हम उसको बना के आएंगे। क्योंकि चैंपियंस में आपने जो क्वेश्चन करवाए थे वो मेंस से बिल्कुल डिफरेंट हैं। कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन मेंस में आपने बहुत नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसका बेसिक बिल्कुल क्लियर होगा। बिना बेसिक क्लियर किए कोई मेंस बैच को समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। सकता। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, और मेरी आइडियोलॉजी भी यही रहती है। हालांकि कमेंट कई तरह के आते हैं कि आपको 2-2 बैच बना करके बेचना होता है, तो आप ये लेकर के आ जाते हो। बट मैं जो बात कहता हूँ ये कि देखिए, जब आपने चीज़ों की शुरुआत की है तो मुझे वहाँ पर बेहतर तरीके से पता है कि जिस अलजेब्रा को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कम से कम उसको याद करने के लिए 4 से 5 बार पढ़ना होगा। इनफैक्ट अगर आपने क्लासरूम शीट भी 3-4 बार नहीं लगाई होती, मेंस बैच आपके भी पल्ले नहीं पड़ता। और उस चीज़ को अगर मैं बहुत पहले कर दूँ तो बच्चा तो पहले डिमोटिवेट हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर शुरू में ऐसे रखते हैं कि भैया अपना वीओडी और ये है, ऐसा नहीं है कि उसके अलावा भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसी चीज़ को कई बार पढ़े तो आपका आराम से हो सकता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ वीओडी बैच से सिलेक्शन लिया है, कई ऐसे हैं जिन्होंने चैंपियन से लिया, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं ये तो हमारा खत्म हो गया, हमें अब इसके ऊपर का स्टफ चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलता है मेंस बैच में। एक जो सवाल अक्सर रहता है कि आदित्य रंजन सर बड़े आसान क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा वो बताइए मेंस लेवल के बैच के बारे में। मतलब सर वो तो जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से पता है। आधे क्वेश्चन समझ आते हैं और आधे तो हमसे बनते भी नहीं है जब तक आप सोल्यूशन नहीं बताते, स्पेशली मेंस बैच में, क्योंकि उसमें सर क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल के होते हैं। अब हर कोई नहीं बना सकता उन क्वेश्चंस को, और आसान जो कह रहे हैं वो तो पता नहीं कहाँ से ही पढ़ के आए हैं। मेंस लेवल में थोड़ा कभी आओ तो पता चले यहाँ पर महफिल क्या है नेक्स्ट लेवल के। तो अभी मेंस में इस बार हमने काफ़ी मेहनत भी की थी, और लगभग हमने कोशिश किया था कि जितने भी मॉक टेस्ट हैं जो आप लोग देते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास में हो और उनके आसान सॉल्यूशन हो,
ठीक है, ना सिर्फ क्वेश्चंस के दम पर मेंस बैच है बल्कि सॉल्यूशंस भी वैसे रखे गए हैं। अलजेब्रा का इनफैक्ट पहला क्वेश्चन ही मैं ये दावे के साथ में कहता था कि तुम बनाओ गलत ही निकलेगा आंसर। आधे लोगों को, इनफैक्ट मेरा भी गलत था। आपका भी गलत हाँ, था। उसमें वो साइन वाला इशू था, जो आपने इनइक्वालिटी लगाई थी ना, वो इनइक्वालिटी वाला, वो उससे गलत हुआ था। इनइक्वालिटी को पढ़ा नहीं और ऐसे करके हाँ। आंसर बना के चले गए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपने पूरी मैथ्स की तैयारी की। कितने आए मैथ्स में आपके? सर मैथ्स में मेरे 87। 87। एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। कौन सा सवाल था? सर वो शायद पाइप एंड सिस्टम का कोई क्वेश्चन था। तो बाद में आके रिग्रेट हुआ था? बहुत। वो नेगेटिव वाला था ना वर्क? हाँ, हाँ, हाँ। याद आ गया। तो मैथ्स के लिए आपका रिकमेंडेशन बच्चों के लिए क्या रहेगा? सर मेरा तो ये रहेगा कि आप कुछ भी मतलब कि प्रॉपर एक बैच ले लो। अगर आपको लेना है तो आप प्रॉपर एक बैच से पढ़ाई करो, लेकिन एक ही टीचर पे रिलाई करो। मतलब मैंने जब शुरू की थी तो मैंने शुरू से लेके फ्रॉम दी फर्स्ट डे टिल माई मेंस मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया था और मैंने किसी भी टीचर को नहीं फॉलो किया था। तो आप सिर्फ एक ही टीचर पे को फॉलो करो और प्रॉपर उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। रिवीजन मस्ट है और मैथ में प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। आप जितने हो सकें सेक्शनल मॉक, चैप्टर टेस्ट दो, जिससे आपका टाइमिंग कवर हो जाए, क्योंकि मैथ्स में टाइमिंग का बहुत इशू रहता है। क्योंकि हमारा जितनी जल्दी मैथ्स कंप्लीट होता है तो प्री में प्रेशर उतना ही कम होता है, इस वजह से। फिर इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की फिर? सर इंग्लिश के लिए मैंने प्रशांत सर का बीओडी बैच लिया था। उसको मैंने खुद अपने पेस पे कंप्लीट किया था, क्योंकि मैंने जनवरी में बैच लिया था तो मुझे 2-3 महीने में उसको कंप्लीट करना था। तो मैंने उसको अपने पेस पे कंप्लीट किया था बीओडी बैच को। और वोकैब भी मैंने, सर ने उसी टाइम पे वोकैब की एक यूट्यूब पे सीरीज शुरू की थी, तो मैंने वोकैब वहाँ से की थी और सर की बुक मंगवाई थी। तो मैंने वोकैब सर से ही की थी पूरी, और फिर बाद में मेंस के बैच से की थी। तो इंग्लिश में क्या क्या कठिनाई आपको और कैसे प्रशांत सर ने उसको दूर किया? सर इंग्लिश में मेरी ग्रामर हमेशा से थोड़ी सी वीक थी। ग्रामर में मैं इतने रूल्स याद नहीं हो पाते थे, और अगर याद हो भी जाएँ रूल्स तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी कि कैसे कहाँ पे कौन सा रूल लगना है। तो प्रशांत सर बहुत डीपली पढ़ाते हैं, मतलब वो हर एक रूल को समझाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, यहाँ पे अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, तो वो रूल्स अपने आप ही आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको अपने आप ही रिमाइंड हो जाएंगे। और उन्होंने प्रैक्टिस काफ़ी करवाई है, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, देखते ही क्वेश्चन को समझ आ जाता है कि यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है, तो ये एरर हो जाएगा या कुछ भी वहाँ पे जो भी लग रहा होता है। तो वो प्रशांत सर ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस और प्लस पूरा अच्छे से करवाया था उन्होंने। प्रशांत सर के बैच लेने के बाद में आपको इंग्लिश में एक ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला? जी, मेरे मॉक में इंग्लिश में स्कोर नहीं बढ़ रहे थे, इस वजह से मैंने बैच लिया था। पहले मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन इंग्लिश में मेरा मॉक स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं तो इंग्लिश में मेंस में आपके कितने मार्क्स थे? सर मेरे 127। 127 थे, बहुत अच्छे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, तो रीजनिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं कि रीजनिंग की तैयारी आपने कैसे की? सर रीजनिंग मैंने मोस्टली यूट्यूब से की थी। मतलब जो भी टॉपिक मुझे समझ नहीं आते थे मैं एक बार उसको कवर करके, और रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट, जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें हम जितने क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने ज़्यादा लॉजिक की प्रैक्टिस करेंगे, वो उतना हमारे मतलब कि दिमाग में बैठेंगे और हमें एग्जाम टाइम पे याद आएंगे। ऐसा भी होता है कई बार कि हमें ये लॉजिक आता है, मेरे साथ भी हुआ था प्री में, और पर एग्जाम टाइम पे याद नहीं आता कि ऐसा लॉजिक भी इसमें लग रहा था। तो इसलिए रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस और सेक्शन मॉक से रीजनिंग आराम से हो जाती है। जीएस की स्टडी आपकी क्या थी और जीएस आपने कैसे पढ़ा था? आईक्यू सीरीज फॉलो की थी, टाइम कम था तो मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, तो उसके बस प्रिंट आउट्स निकलवा लिए, तो उसको रिवाइज करती थी और पीवाईक्यू सीरीज को रिवाइज करती थी। और प्लस जो 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे मेंस से पहले मैंने सबके क्वेश्चंस लगा लिए थे। जीएस में जितने भी आए थे पीवाईक्यूज, मैंने एक बार 2 बार सबके क्वेश्चंस लगा लिए थे, सो दैट पीवाईक्यूज कोई ना छूटे अगर दोबारा आ जाए तो। जीएस में क्या स्कोर था आपका? सर जीएस में मेरा कुछ क्वेश्चन छूटे थे, 45 स्कोर था। और रीजनिंग में क्या था? सर रीजनिंग में 86 था। 86 था, एक क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें तैयारी को लेकर के तो बहुत ही बढ़िया आपकी रणनीति रही है। इसके बाद में जो अगला पड़ाव आता है वो आता है मॉक टेस्ट का। तो आपने मॉक टेस्ट का किसका चूज़ किया था आपने, और कब से आपने पहली बार मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था? सर मैंने सब्सक्रिप्शन तो टेक्स्ट बुक का लिया था, लेकिन बाकी भी कंपनीज हैं जैसे कि ऑलिव वुड वगैरह हो गया, तो उनके लाइव मॉक्स आते थे वीकली, मैं उसको अटेम्प्ट कर लेती थी। और मॉक टेस्ट मैंने लगाना शुरू किए थे जनवरी में, जनवरी 2024 में शुरू किए थे। 3 महीने मार्च तक मैंने वीकली मॉक दिए थे अपनी प्रिपरेशन को, मतलब हफ्ते में एक बार? हाँ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं था पूरा, मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट था, तो मैंने पहला मॉक दिया था जब जनवरी में दिया था, और फिर उसके बाद मार्च तक मैंने वीकली मॉक दिए, उसके बाद अप्रैल से डेली मॉक अटेम्प्ट